नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये लगभग 4-5 साल से भारतीय अवाम ताकत दल अभी सीमित साधन सोशल मीडिया के यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से समस्त भारत में भारतीयता के माहौल लाने की कोशिश में अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन कर रहा है। अब चूंकि इसका प्रचार उतना सशक्त नहीं है, जो मीडिया का हालत आप लोग देख ही रहे हैं और जागृति भी हो रही है तो उतनी गति से नहीं हो रही है। और यदि इसे वीडियो को यदि बढ़ाया जाता और उतनी गति लाई जाती तो ये जागृति की गति भी और तेज होती। और जहाँ तक कि इस देश भारत का प्रश्न है, जन जन तक ये बात जानी चाहिए कि देश में एकता बहुत जरूरी है। और ये अनुभूति जो है अब सुनने को मिल रही है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के कुछ तबकों से ये प्रतिध्वनि आ रही है कि यदि इस देश को कायम रहना है, भारत राष्ट्र के रूप में कायम रहना है, तो भारतीयता आधारित एकता, मतलब भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव इत्यादि को पैदा करने को कायम रखना अति अनिवार्य है, नितांत आवश्यक है। अब ये अनुभूति धीरे धीरे जनता में ये जागृत हो रही है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को यह अब दिखने लगा है कि ये जो शक्तियां हैं जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, यह हमारी एकता और हमारी जो भारतीय एकता के खतरनाक शत्रु हैं। हमारे भारतीय समाज में जो भारतीय एकता होना चाहिए, जिसके लिए ये भारतीय अवाम ताकत दल निरंतर सतत जो है प्रयत्नशील है और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन कर रहा है, उनको जागृत कर रहा है, उसके ये खतरनाक शत्रु हैं। ये राजनीतिक शक्तियां, ये शक्तियां जो राजनीतिक दलों के वेश में है। यह अनुभूति धीरे धीरे हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों में हो रही है और उनमें विशेषकर बात वहां से आरंभ होती है कि
इसके पहले जब से ये भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र के सत्ता में आई है, वैसे पहले भी आई थी एनडीए के रूप में। एनडीए तो अभी भी है अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में, और ये मोदी महोदय जब से आए हैं 2014 से, तो ये एक राष्ट्रवाद का एक मुखौटा पहन करके जनता के सामने, और ये जानते हुए कि हमारे अवाम में राष्ट्रवाद के नाम पर काफ़ी लोग भावुक हो जाते हैं। इस यथार्थ को समझते हुए उन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर जो है उनकी भावनाओं का शोषण किया, दोहन किया और वोट बटोरा, सत्ता हथियाई। लेकिन सत्ता मिलने के बाद जो हमारी आवाम ने देखा, जो भारतीय जनता पार्टी का जो असली चाल चरित्र और चेहरा देखा कि राष्ट्रवाद के नाम पर जो वोट लिया गया, सत्ता हथियाई गई, सत्तासीन हुए, सत्ता का भोग कर रहे हैं, उसकी असलियत क्या है? उसकी असलियत यह है कि सत्ता में बैठे हुए मोदी महोदय, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, सभी देश के दुश्मनों को, विशेष करके जो ये जीएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अभी भी भूल से, भ्रम से या गलती से उसको कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, और इसने छल कपट के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से मान्यता ले रखी है, जबकि वो भारत विरुद्ध है। भारतीय होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, राष्ट्रीय, जबकि राष्ट्र विरोधी भी है, और ये कांग्रेस भी नहीं है। कांग्रेस, यदि कुछ अर्थों में कांग्रेस वो तब थी जबकि इसमें पंजाब केसरी लाला लाजपत, किसी वक्त में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, और कुछ वक्त में हमारे सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, एम.ए. अंसारी जी थे। उसको कुछ अर्थों में कांग्रेस आप मान सकते हैं, लेकिन ये तो एक बहुत ही खतरनाक एक कुनबा है, या आप कह सकते हैं कि पारिवारिक कुनबा है या फैमिली कोटेरी है, जो इस संगठन पर गंडुली मार करके बैठी हुई है और अपने स्वार्थ के हिसाब से एज पर इट्स ओन एक्सपीडियंस इस संगठन को चलाती है, घुमाती है, इस्तेमाल करती है, और जब भी इसको बहुमत मिलता है सत्ता प्राप्ति की स्थिति में, तो इसी परिवार के अंडे बच्चे ही ये प्रधानमंत्री बनते हैं और बनते आए हैं। ये इसका असली चेहरा है। और हमारे देश में जो बिखराव चल रहा है, और ये बिखराव वास्तव में 1857 की जो क्रांति हुई, आज़ादी की हमारी प्रथम क्रांति, उसके बाद से वो हिंदू मुस्लिम की एकता देख करके वो अंग्रेज भी दहल गए थे, और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए जो तोड़ के रखना, यह उस समय अंग्रेजी हुकूमत के शासन का एक अविभाज्य, इनएलिएनेबल
एक हिस्सा बन गया। उनकी जितनी भी नीतियां रहीं उनमें हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना ये उनका एक अनिवार्य अंग था। और उस अंग्रेजी सरकार ने अपने तत्वाधान में कुछ संगठन बनवाए, कुछ तंजीमें बनवाई। वो सभी तंजीमें हमारे देश की एकता, खास करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने अपने तत्वाधान में, अपने पैट्रोनेज में वो उन तंजीमों का निर्माण करवाया। उसमें सबसे पहले नाम आता है कांग्रेस का, जो कि अंग्रेजी सरकार ने 1885 में इसकी स्थापना करवाई। अंग्रेजी सरकार ने अपने किसी अंग्रेज के द्वारा, वो अंग्रेज थे एओ ह्यूम। एओ ह्यूम की विशेषता यह रही कि वो इटावा के कलेक्टर थे और 1857 की क्रांति के समय वो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे और उसने हमारे हजारों क्रांतिकारियों की हत्या करवाई थी। तो हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन अच्छी तरह से जान लें कि इस कांग्रेस का संस्थापक जो है हमारे हजारों आजादी के क्रांतिकारियों का हत्यारा है। ये इसकी कांग्रेस का डीएनए है। तो उसका प्रथम कार्य था हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के रखना और आजादी का मुखौटा पहन करके उसी अंग्रेजी हुकूमत के एजेंडे को चलाना और उस अंग्रेजी सरकार के लिए मुखबिर दलाल का काम करना, चमचागिरी का काम करना और जो उसके मंसूबे थे कि उसको एक ऐसा एजेंट मिल जाए जो कि उसको ये खबर करता रहे कि ये कोई ऐसा मुद्दा है जो कि उस अंग्रेजी हुकूमत के जुल्मो सितम के कारण इस देश की जनता ऊब करके अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत करने के लिए आंदोलन पर उतर जाए और इस अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकने के निश्चय के साथ एक अभियान चलाए। तो इसकी पूर्व सूचना, पूर्व खबर पहले से खबर देने के लिए ये जो कांग्रेस संस्था उसने बनवाई थी, ये उसको खबर करती रहे। तो इस तरह की वो मुखबिरी का ये काम करती थी। और ये भी जानना जरूरी है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कि जो 3 आंदोलनों का ये सब नाम लेते हैं ये कांग्रेस वाले, खास करके असहयोग आंदोलन जो कि 1919 से लेकर 1922 तक चला था, या उसके 2 नाम और हैं, खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन। और दूसरा आंदोलन का नाम ये लेते हैं सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस, जो कि 1930-31 के आसपास मैंने था। और तीसरा जो है भारत छोड़ो, जो कि 1942। इनको यदि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखेंगे कि जनता ने अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म सितम से ऊब करके ये आंदोलन खड़ा किया था। और इनका जो कांग्रेस का जो मुख्य उसमें जो कांग्रेस को चलाता था, घुमाता था, मोहनदास करमचंद गांधी,
इसी ने इस आंदोलन मैंने जो असहयोग आंदोलन को, जबकि उसके चरम सीमा, उसके अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने के पूर्व ही इस आंदोलन को उस मोहनदास करमचंद गांधी ने उसको मौत दे दिया। और एक झूठा बहाना लिया कि चौरी चौरा कांड। यह देश को जानना चाहिए कि जब इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है तो दो एक जो है हिंसक घटनाएं होती हैं, लेकिन आंदोलन बड़े मुश्किल से खड़ा होता है। और जब इस मोहनदास करमचंद गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कराया, शायद वो घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को, और इसने बंद करवाया 12 फरवरी, एक हफ्ते बाद 12 फरवरी 1922 को, और बहाना इसने लिया चौरी चौरा कांड को। इस पर सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और भी लोग बहुत नाराज भी हुए, बहुत दुखी भी हुई है। इससे मोहनदास करमचंद गांधी की भारत विरोधी और दोगलापंथी की कार्रवाई पर। और जो ये अंग्रेजों से डीलिंग करता था मोहनदास करमचंद गांधी, उसकी इस तरह की गतिविधि पर पंजाब के श्री लाला लाजपत राय हमेशा वो खफा रहते थे और बहुत क्रोध करते थे। ये भी आप अन्य स्रोतों का आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। और जो असहयोग आंदोलन को पहले ही इसने कमजोर कैसे किया, इसके भी विषय में हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने कुछ एपिसोड के माध्यम से यह बताया हुआ है कि खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, मतलब जिसको आप मुसलमान कहते हैं, देखिए मैंने कई बार बताया हुआ है कि जिसको परंपरागत रूप से और जो प्रथा चली है कि इस देश में, और ख़ास करके जब से हमारा संविधान, भारतीय संविधान लागू हो गया और जो संविधान कहता है कि हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय नागरिक हैं, तब भी इनको मुसलमान लोग संबोधित भी करते हैं। और बड़ा सा तबका अब अपने को भारतीय न मान करके अपने को जो है वो भी मुसलमान ही मानता है। ये दोनों इस तरह की अवधारणाएं जो हैं, ये संविधान विरोधी भी हैं और भारत विरोधी भी हैं। इसलिए भारतीय जनता दल, अच्छा, और उनके सम्मान के जो संवैधानिक सम्मान के अनुरूप भी नहीं है। तो भारतीय जनता दल उनको हमेशा जिनको यानी जो प्रैक्टिस या प्रथा अनुसार या परंपरा अनुसार जिनको मुसलमान के नाम से संबोधित करते हैं, उनको भारतीय जनता दल हमेशा संविधान के द्वारा प्रदत्त सम्मान के अनुरूप उनको हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन की शब्दावली से उनको नवाजता है और उनको संबोधित करता है। तो मुसलमान न बोल करके भारतीय अवाम ताकत दल उनको हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की शब्दावली से उनको नवाजता है, उनको इज्जत बख्शता है। और इस प्रकार और जो दूसरे भी आस्था वाले हैं, जैसे मतलब कि इनको हिंदू न बोल करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, और इसी प्रकार अन्य आस्था वाले जो भारतीय भाई बहन हैं, ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहन, सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन, जैन आस्था वाले भारतीय भाई बहन, बौद्ध आस्था वाले भारतीय भाई बहन, हमारे पारसी आस्था वाले भारतीय भाई बहन। तो वही मतलब कि है भारतीय भाई बहन का एहसास संबोधन जो है हर एक संबोधन में और हर एक उद्बोधन में या वक्तव्य में उसका होना अनिवार्य है। उसका एहसास बहुत जरूरी है। इसीलिए
मुसलमान कहे जाने वाले परंपरागत रूप से उनको भारतीय जनता दल हमेशा हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन की शब्दावली से के संबोधन से ही उनको संबोधित करता है। तो हमारे इसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में कुछ ऐसे तत्व विद्यमान हैं। वैसे तो हमारा इस्लाम आस्था वाला जो भारतीय भाई बहनों का तबका है, कुल मिलाकर उसकी जो देशभक्ति है, मुल्क परस्ती है, उस पर पूरे मुल्क और भारतीय जनता दल को, और कभी कभी मोदी जी भी कहा करते हैं, उनको भी नाज है। किन पर? हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके पर। और किस बात को लेकर के? मुल्क परस्ती और देशभक्ति के। हाँ, उनमें कुछ ऐसे तत्व हैं, अब मैं जो बताता हूं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि आदर्श के लिए वो इसी देश में जो हमारे संत महात्मा हैं, महापुरुष हैं, उनमें इन तत्वों को आदर्श नहीं दिखता है। ये आदर्श ढूंढ के लाते हैं टर्की और सऊदी अरेबिया से या और जगहों से। ये इनकी आदत होती है। जबकि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का बहुत बड़ा तबका जो है, सारा आदर्श जो है भारत की मिट्टी से जो पैदा हुए महापुरुष है, इन्हीं में उनको दिखता है। और इसका एक नमूना भी आपको मैं बताता हूं कि एक वीडियो देखा गया जिसमें कि श्री योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, वो व्यक्तिगत रूप से बहस कर रहे थे हमारी एक भारतीय बहन जो कि इस्लाम आस्था वाले तबके से थी। वो हमारी भारतीय बहन इस्लाम आस्था वाले तबके वाली कह रही थी कि हमारे लिए स्वामी विवेकानंद और सूफी संत बहुत बड़े आदर्श हैं, और ये सत्य है। वो हमारी भारतीय बहन जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थी, कह रहे थे कि हमारे लिए स्वामी विवेकानंद और सूफी संत बहुत बड़े आदर्श हैं और हमको हिंदुस्तानी होने पर गर्व है। हालांकि चूंकि भारतीयता का इस तरह से प्रचार उस भ्रम तक नहीं पहुंचा था, और यदि प्रचार उसके यहाँ तक पहुंचा हुआ होता तो वो बेहतर रूप में ये कहते कि हमको भारतीय होने पर गर्व है। उसी के जवाब में ये मुख्यमंत्री होते हुए योगी आदित्यनाथ महोदय वो कुतर्क दे रहे थे, और बिल्कुल ये देखा गया, कह रहे थे कि हम भी तो ये उनका जो जवाब है वो जो है वर्बेटिंग मैंने वो उन्हीं शब्दों में ये देखा जाए तो ये कह रहे थे योगी आदित्यनाथ महोदय कि हम भी तो ये कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था कि हमको हिंदू होने पर गर्व है। निहायत गलत वो बोल रहे थे। ये बात हमने इसी YouTube के माध्यम से कई बार बताया हुआ कि योगी आदित्यनाथ का यह कथन सरासर गलत है। स्वामी विवेकानंद जी ने कभी नहीं कहा कि उनको हिंदू होने पर गर्व है। और इसको स्पष्ट करने के लिए भारतीय जनता दल ने इसी YouTube के माध्यम से कई बार बताया हुआ है कि उनको किस बात, यानी किस धर्म पर, किस पंथ पर उनको गर्व है और किस पंथ को मानते हैं, किस विश्वास पर उनका विश्वास है। इस विषय में उन्होंने एक बार स्पष्ट किया था 1890 के दशक में। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसको अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं,
और इसी प्रभु की सेवा करना और उसकी सुख सुविधा का चिंतन करना ही हमारा धर्म है, और इसके आगे मैं किसी धर्म को नहीं मानता। तो स्पष्टतः उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनका धर्म जो है वो हिंदू है। मानवता की सेवा करना ही उनका धर्म है, मानवता की सुख सुविधा की चिंता करना ही उनका धर्म है। इसके आगे वो किसी धर्म को नहीं मानते थे, ये उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा हुआ है। तो इसलिए उनके नाम पर जो कुछ कट्टरवादी तत्व या योगी आदित्यनाथ महोदय इस तरह से भुनाते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने ये कहा कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है, ये सरासर और मैंने असत्य है और बिल्कुल मैंने नितांत एक मैंने असत्यता के आधार पर ये खड़ा है। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि हमारी वो भारतीय बहन, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके वाली, वो भी कह रहे थे कि हमको हिंदुस्तानी होने पर गर्व है और हमारे आदर्श स्वामी विवेकानंद और सूफी संत हैं। ये परिदृश्य है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से। लेकिन इतनी अच्छी परंपरा के होते हुए भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमने बताया कि वो आदर्श ढूंढ के लाते हैं मैंने भारत के बाहर, टर्की या सऊदी अरबिया से। और इसके साथ ये भी कहना मैंने जरूरी हो जाता है कि कुछ जो है वो उपद्रवी भी हैं, कट्टरवादी भी हैं और असामाजिक आतंकवादियों के हमदर्द भी मिलते हैं, आतंकवादियों को समर्थक भी मिलते हैं। थोड़ा सा हिस्सा है ये देश का दुर्भाग्य है और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का भी दुर्भाग्य है। उसकी वजह से मैंने कहा था कि ये बल्कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो कि जिनकी मुल्क परिस्थिति पर, जिनकी देशभक्ति पर भारतीय वाम ताकत दल को, इस देश को नाज है, ऐसे तत्वों को वो पहचान करें और उनको पकड़ धकड़ करके वो पुलिस के हवाले करें। और खास करके और इन कट्टरवादी तत्वों में कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो कि उस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के धर्म गुरु के रूप में, मौलाना और मौलवी के रूप में भी दिखते हैं। ये दुर्भाग्य है। तो चलिए, तो जो ये एक बीमारी है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में कुछ ऐसे तत्वों के द्वारा ये बीमारी और दुर्भाग्य है कि वो आदर्श के रूप में, यानी भारत की मिट्टी से पैदा हुए संत महात्माओं और महापुरुषों में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत के बाहर देखते हैं। तो इसी यानी गलत अवधारणा और गलत प्रैक्टिस या प्रथा के कारण वो जो है उस समय मैंने 1919 के आसपास या 1917-18 के आसपास टर्की में एक खलीफा थे, माने वहाँ के शासक को खलीफा बोलते थे। तो उस खलीफा को ये अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था शायद, तो वो उनको उस खलीफा को मान्यता नहीं दे रहे थे ये अंग्रेज। तो उसी के समर्थन में यहाँ के जो बताया गया भारत के जो है वो तत्व जो है जिनको कि इस भारत में आदर्श नहीं दिखता, बाहर के आदर्शों को मानते हैं और उन्हीं की बात को लेकर के भारत में आंदोलन चलाते हैं, भारत में अपने ही देश में आंदोलन चलाते हैं और अशांति पैदा करते हैं और सद्भाव बिगाड़ते हैं। तो वही तत्व जो है उसमें
यानी 1917-18 के आसपास जो है वो खलीफत आंदोलन चलाने लगे। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी जो है, जो कि इन्हीं तत्वों के द्वारा, जो कि हमारे इस भारतीय समाज के, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के भी अभिशाप हैं, वो तत्व जो है उनके द्वारा चलाए जा रहे खलीफत आंदोलन को का नाम इसने बदल दिया, और नाम बदल के नाम रख दिया खिलाफत आंदोलन, और उसको राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दे दिया, उसको आजादी की जंग का आंदोलन का नाम दे दिया। तो वो खिलाफत आंदोलन हो गया। तो इस तरह की तमाम गद्दारियां हैं मोहनदास करमचंद गांधी की, और इस बात को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन अब धीरे धीरे जानना शुरू किए हैं, लेकिन जरूरत है कि अब धीरे धीरे बहुत जल्दी जान जाइए। उसी समय एक मोपला हत्याकांड हुआ था केरल में, और वो पूर्णतः सांप्रदायिक था, और सांप्रदायिक था, और वो उस सांप्रदायिक हिंसा जो है बहुत ही नृशंस हत्या हुई थी सांप्रदायिकता के आधार पर। ये मोहनदास करमचंद गांधी उस हत्या की निंदा नहीं करता है, उन हत्यारों की निंदा नहीं करता है, और अपने कुछ वक्तव्यों से उस मोपला सांप्रदायिक हिंसा को डिफेंड करने की कोशिश करता है, उसका बचाव भी करता है। उसकी इस कृति को देख करके जो आयरलैंड की वो जो महिला थी, जो कि हमारे इस स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़ी थी, जिसका नाम था अनी बिसंत। अनी बिसंत ने बड़ी आलोचना की और काफी खफा हो गई थी मोहनदास करमचंद गांधी की इस कृति के अनुसार, इस कृति पर, जो कि वह मोपला के सांप्रदायिक हिंसा का बचाव कर रहा था, और हिंसक तत्वों का भी वो बचाव कर रहा था। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी कई रूपों में इस देश का बहुत बड़ा अभिशाप है, और इसको हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल अच्छी तरह से जाने। और यही नहीं, हमारे इस आज़ादी लाने के लिए, आज़ादी के लिए हमारे 7 लाख हमारे देश के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अमर शहीद हो गए, अपने प्राणों की आहुति और अपनी कुर्बानी और शहादत दी। और ये मोहनदास करमचंद गांधी कभी भी इसने आज़ादी की मांग नहीं की। ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, और ये इतिहास के तथ्यों से सही बात सामने आती थी। ये बराबर जो है आज़ादी की मांग इस मोहनदास करमचंद गांधी ने कभी नहीं की, और कांग्रेस वालों ने भी आज़ादी की मांग कभी नहीं की कि अंग्रेज यहाँ से जाएं। उनकी मांग बस ये थी डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि कि देश जो है कोई भी पद्धति ला सकता है, डेमोक्रेसी, ऑलिगार्की, मो논र्की, एरिस्टोक्रेसी, जो भी है, लेकिन उस देश की जो है अंतिम जो शक्ति है, जो फैसला करने की जो अंतिम शक्ति है, अल्टीमेट पावर है, फाइनल अथॉरिटी है, वो इंग्लैंड के पास ही होगी। ये लब्बे लुबाब डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है। वही मांग ये बराबर मोहनदास करमचंद गांधी करता रहा। ये इतना कड़वा यथार्थ जो है सभी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना इसलिए जरूरी है कि जो हमारे आपके दिमाग में ठूसा गया है कि इसने आज़ादी दिलाई, इसने तो आज़ादी की मांग कभी की ही नहीं, और इस तरह से ढिढोरा पीटा गया, हमारे आपके दिमाग में ये भरा गया कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल,
साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। इस तथ्य को जानने वाले हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भाई बहन, जो भी इस तथ्य को जान गए होंगे, तो ये जब गाना जब सुनते होंगे तो उनके मन में भी उबकाई आती होगी, उनके मन में भी नौसिया आता है। और मेरे मन में तो ये शब्द सुनते ही बहुत बड़ा नौसिया उबकाई आती। तो इन कांग्रेसियों के द्वारा जो इस तरह से जो ढिढोरा पीटा गया था आज़ादी की जंग के नाम पर, कि पहला आंदोलन इसने किया मोहनदास करमचंद गांधी ने, असहयोग आंदोलन या खिलाफत या नॉन कोऑपरेशन, जो कि 1919 से लेकर 1922 तक चला था। लेकिन उसको इसने, मोहनदास करमचंद गांधी ने दबा दिया और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के पहले ही इसको मौत दे दिया, इस मोहनदास करमचंद गांधी ने। उसी प्रकार 1929-31 में जो सविनय अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस वाला मूवमेंट था, उसको भी इसने, इसी मोहनदास करमचंद गांधी ने बंद करा दिया, अपने लक्ष्य तक इसको पहुंचने नहीं दिया। और बहाना इसने क्या मारा कि इसको, मोहनदास करमचंद गांधी को द्वितीय गोलमेज सभा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या सेकेंड आरटीसी लंदन में भाग लेने जाना है, और उसमें भाग लेने के लिए उसको उसमें वायसराय इरविन से मिलना है, और वायसराय इरविन से मिलने के पहले ये आंदोलन को खत्म करना है। इस तरह का बहाना मारा वो, और इस तरह के बहाना मार करके जो दूसरे आंदोलन का ये सब दम भरते हैं कांग्रेसी, सविनय अवज्ञा को इसने मौत दे दिया। और इसी प्रकार जब सुभाष चंद्र बोस जो है इस देश से निकल करके, और उन्होंने भारत के बाहर आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया और बहुत लोकप्रिय होने लगे, और उनका इस सिद्धांत था कि अब माने भारत के बाहर, और जो माने दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस सिद्धांत पर, मतलब कि अंग्रेजों का दुश्मन दो थे, जर्मनी और जापान। इनकी सहायता से इन अंग्रेजों को भारत में उखाड़ने की वो योजना बना रहे थे, और आज़ाद हिंद फौज का निर्माण कर रहे थे। और उनकी देशभक्ति से काफ़ी हमारे देश के लोग जो है आकर्षित थे, और जो है प्रभावित थे, और काफ़ी आशा उन पर लगाए हुए थे। और उन्होंने नारा भी दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब कि हमारे देश के लोगों को आह्वान कर रहे थे भाई कि आज़ादी के लिए कुर्बानी और शहादत देने के लिए मानसिक रूप से आप जो है तैयार होइए, तभी जाकर के आप आज़ादी पाने के नैतिक रूप से अधिकारी आप बन सकते हैं। तो इस तरह का वो नारा वगैरह दे रहे थे। तो हमारे सुभाष चंद्र बोस का, जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राजभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता इस मोहनदास करमचंद गांधी का जो हवा सब खड़ा किए थे ये कांग्रेसी जो है, उनसे बहुत ऊपर जा रही थी। तो अपनी राजनीतिक साख हमारे सुभाष चंद्र बोस के समक्ष बचाने की खातिर इसने शुरू किया 1942 वाला भारत छोड़ो, और उसी में नारा दिया डू और डाई, करो या मरो। जो अब तक अहिंसा की बात करता था, अब कह रहा है कि डू और डाई, यानी करो या मरो। तो हालांकि वो 1942 वाला में आंदोलन वो इसी तरह से जो है वो फ्लॉप हो गया, और एक खूबसूरत समाप्ति की नियत को वो प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार ये मोहनदास करमचंद गांधी जो है, जिसको कि कांग्रेस वाले बोलते हैं कि बहुत 3 बड़े आंदोलन, असहयोग, खिलाफत या नॉन कोऑपरेशन, दूसरा जो सविनय अवज्ञा या सिविल डिसोबीडियंस, तीसरा भारत छोड़ो, तीनों के तीनों इस मोहनदास करमचंद गांधी ने जो है उसको लक्ष्य तक पहुंचने के पहले ही उसको दबा दिया, उसको मौत दे दिया। तो
इसकी इस गतिविधि के आधार पर तो ये बोला गया कि यह जो है मोहनदास करमचंद गांधी हुआ चाहे कांग्रेस वाले हुए, वो अंग्रेजी सरकार के रक्षक थे, उनके हितैषी थे, या थोड़ा शब्द फुहड़ लगेगा, उनके दलाल और मुखबिर थे और उनके चमचे थे। इस तथ्य को जो जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस के जो चटकार इतिहासकार हैं वो भी इस बात को कबूलते हैं, लेकिन थोड़ा घुमा करके कहते हैं कि इस कांग्रेस पर एक तोहमत लगता था, एक एलिगेशन आरोप लगता था कि अंग्रेजी सरकार की ये सेफ्टी वाल्व है। तो सेफ्टी वाल्व का भी लगभग वही काम था जो कि मोहनदास करमचंद गांधी जनता के द्वारा खड़े किए गए तीनों आंदोलनों को इसने दबा दिया, बंद कर दिया। इसको लक्ष्य तक पहुंचने के पहले उसको मौत इसने दे दिया। तो इस कदर ये हमारे देश के साथ धोखा करने वाला, देश के साथ गद्दारी करने वाला ये था मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन इससे भी घिनौना जो चरित्र था इस कांग्रेस का, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के रखना। ये देश को जाना जरूरी है। देखिए, एकता माने एकता को किस तरह से एकता की बलि चढ़ाई गई इन कांग्रेसियों के द्वारा। और कांग्रेस अकेली नहीं थी, हमने कहते कि कांग्रेस अकेली थी। उस समय जितनी भी तंजीमें वो अंग्रेजी सरकार ने बनवाई, वो सब के सब मैंने इस देश की एकता को तोड़ने के लिए ही अंग्रेज सरकार ने इस तरह की तंजीमों का निर्माण करवाया। तो उसमें सबसे पहले वही कांग्रेस 1885 में, फिर 1906 में मुस्लिम लीग की, और 1920 में वामपंथियों की, और 1922 में हिंदू महासभा की, और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यह भी अपने को राष्ट्रीय कहता है, और सारी गतिविधि इसकी राष्ट्र विरोधी है और एकता विरोधी। तो ये पांचों जो तंजीमें अंग्रेजी सरकार ने अपने तत्वाधान में बनवाई, सिर्फ एकता को तोड़ने के लिए। उस एकता में मतलब कि हिंदू मुस्लिम एकता, मतलब हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच की एकता को तोड़ने के लिए। वो शक्तियां अंग्रेजों के जाने के बाद भी आज भी उस एकता को तोड़ने में बराबर वो मैंने सक्रिय है, लिप्त है, और ये यथार्थ देश देख रहा है। तो एकता को तोड़ने में मैंने क्या बीजेपी का, क्या कांग्रेस वाले, क्या कम्युनिस्ट वाले, क्या समाजवादी, सब के सब जो है देश की एकता को, भारतीय समाज की समरसता को तोड़ने में निरंतर वो लगे हुए हैं। वो मुंह से कुछ भी कहें, लेकिन उनकी जो गतिविधि है और उनमें जो खतरनाक खेल खेल रही है, खास करके जब से ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है, यह राष्ट्रवाद के नाम पर जो इसका असली चेहरा देश के सामने आ रहा है कि देश के दुश्मनों, जिनका नाश करना चाहिए भारत की पावन धरती से, उसको ये सब पाल रहे हैं और उनकी देश विरोधी, भारत विरोधी और देश की गद्दारी के पापों को धुल भी रहे हैं। ये इनके राष्ट्रवाद की असलियत। कुछ उदाहरण जरा देखिए। योगी आदित्यनाथ महोदय, मुख्तार अंसारी जो कि एक माफिया था, उसको मैंने जेल भिजवाया और उसकी संपत्तियों पर जो है बुलडोजर चलवाए, और ये सही था। मैंने देश के अपराधियों को डील करने के लिए या अपराध मुक्त करने के लिए ये कदम जो है
योगी आदित्यनाथ महोदय का जरूरी था। इससे भी कई गुना यानी कई गुना मजबूत कार्रवाई की आवश्यकता है देश के अपराधियों को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए। लेकिन वही योगी आदित्यनाथ महोदय मुख्तार अंसारी पर तो बुलडोजर चलवाते हैं, उसको जेल भिजवाते हैं, अतीक अहमद को भी करते हैं या आजम खान को करते हैं। योगी आदित्यनाथ महोदय और बीजेपी वालों, मोदी महोदय, ये राहुल गांधी जो गद्दारी कर रहा है देश के खिलाफ, ये आप जान लीजिए, आप माने न माने, लेकिन जान लीजिए देश के साथ गद्दारी जो है मुख्तार अंसारी के अपराध से हजारों गुना ज्यादा है। आपकी गद्दारी ये है कि राहुल गांधी के गद्दारी को तो छुपाते हैं और राहुल गांधी के गद्दारी को छुपाने के अपराध में बस दिखा रहे हैं मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद और आजम खान को। और इस राहुल गांधी को, और राहुल गांधी सिर्फ गद्दारी नहीं है, वह इस देश का लुटेरा भी है, डकैत। हालांकि इन शब्दों को कहने पर कोई हमको कोर्ट में भी ला सकता है, मैं बिल्कुल तैयार हूं। देश की संपत्ति जो है किस तरह से लूटी गई जो है और किस तरह से लूट करके काला धन जमा किया गया, या देश को मालूम है। बीजेपी छुपाया चाहे कुछ भी करे, बीजेपी के मोदी महोदय बोल भी चुके हैं कि इन कांग्रेसियों ने इतना धन लूटा है, इतना धन लूटा है कि भोपाल में बोले थे, दो बात बोले थे कि इतना लूटा है कि यदि वो काला धन ही ला दिया जाए तो हर एक के खाते में 10-10, 15-15 लाख हो जाएगा। और ये भी बोले थे कि कितना लूटा है, यदि भोपाल में 1 लिख करके उसके आगे 0 बढ़ा जाए, 0 बढ़ा जाए, तो 0 बढ़ते 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 दिल्ली तक पहुंच जाए, बात बोले थे। तो उसी का इसमें सरगना है ये राहुल गांधी, तो डकैत है वो। अरे आज की तारीख में ये सोनिया राहुल के नाम पर कम से कम 180 से लेकर 200 लाख करोड़ का काला धन है। और इन देखिए, अब अंग्रेजों के विषय में तो ये कहा जाता है कि अंग्रेज जो है लगभग उनका शासन रहा 190 साल तक, जो भी है, और 190 साल के शासन में उन सबों ने इस भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर, 45 ट्रिलियन डॉलर मतलब होता है 37 या 38 37 लाख करोड़ या 38 लाख करोड़ ये बनता है इसमें। इन जीएनपीसी वालों ने, इन कांग्रेसियों ने अपने 60-65 साल के शासनकाल में 16 ट्रिलियन डॉलर, मतलब 12 लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ ये लूट की है। यह देश के लोग जानते हैं। इतने बड़े पाप को ये जीएनपीसी के इतने बड़े लूट के पाप को ये बीजेपी वाले ढक रहे हैं। तो इतने बड़े डकैत और देश विरोधी और दो बड़े पाप हैं और भी पाप हैं। इस देश को तोड़ करके खंड खंड कर देना, तार तार कर देना, देश की सभी संस्थाओं को, चाहे न्यायपालिका हो, संसद हो, जो भी उसको बंधक बना के रखना, बंधक बना करके अपने पक्ष में, अपने हित में उसको साधना। इसका रिकॉर्ड रहा है। और जहां तक इसके व्यक्तिगत चरित्र का सवाल है राहुल गांधी के, यह तो ड्रग स्मगलर है, पकड़ा गया है अमेरिका में, लेकिन उसको छुड़वाने वाला भी बीजेपी का ही, और भी प्रधानमंत्री की क्षमता में। ड्रग स्मगलिंग में जब अमेरिका में पकड़ा गया
तो यही अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए इसको छुड़वाया। इस यथार्थ को हमारे सभी भारतीय भाई बन जाए। तो ये जो बीजेपी जो है देश के इतने बड़े अभिशाप को जो कि इस देश की डकैत भी है, देश के दुश्मन भी है, गद्दार भी है, उसको बचाने का ही जो षड्यंत्र कर रही है, यही बीजेपी के राष्ट्रवाद की असलियत है। इस तरह से जितने भी हमारे मुल्क से मुतल्लिक जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी मसाइल हैं, उन पर चर्चा होने की बजाय ये मीडिया वाले, ये टीवी चैनल वाले, ये एंकर जो है दिन रात देश की एकता को तोड़ने के लिए, देश में नफरत फैलाने के लिए, हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में की समरसता को तोड़ने के लिए दिन रात हिंदू मुस्लिम की हुई। और बात हमेशा करते हैं कि आपके हिंदुत्व में यह है, हमारे इस्लाम में यह है, आपके इस्लाम में यह है, मेरे हिंदुत्व में यह है। गोमांस आप खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बताइए। इस देश में देश के जो मुद्दे हैं कि एक पार्टी ने 60-65 सालों में माने $16 ट्रिलियन जो लूटा है, उस पर कोई चर्चा नहीं। और देखिए दुख वाली बात है, जिसने लूटा है और जो हमेशा गद्दारी करता रहता है, उसके नेता प्रवक्ता आकर के इन्हीं टीवी चैनलों पर दहाड़ते हैं। तो इन देश के अभिशाप गद्दारों को और डकैतों के नेताओं और प्रवक्ताओं को दहाड़वाने का पूरा मौका देती है ये बीजेपी। जरा हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा सोचे कि आपका कोई गांव गिराज हो और उसमें जो गांव को हमेशा लूटता है, जो डकैत है, उसका आदमी आकर के वो नीति की बात करे और सुचिता की बात दहाड़े, दूसरे पर आरोप लगाए, आपको कैसा लगेगा? लोगों ने तो एक फिल्म थी इज्जत, और उसमें साहिर लुधियानवी जो कि बहुत बड़े शायर थे और फिल्मी दुनिया में रोजी रोटी के लिए चले आए थे और फिल्मी गीत लिखा करते थे, लेकिन बड़े वो इनकलाबी ख्याल के थे। साहिर लुधियानवी साहब जो है, तो उन्हीं का एक गीत है, फिल्मी गीत है लिखा हुआ, फिल्म इज्जत का, कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। और कहते एक अंतरे में वो कहते हैं साहिर लुधियानवी साहब कि जिनके जुर्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में दया धर्म की बात करें वो बैठी सजी सभा में। उनका अब एक कथन जो करतूत करवा रही है बीजेपी इन जेएनपीसी के नेताओं और प्रवक्ताओं के द्वारा इस टीवी चैनलों इत्यादि पर, वो बहुत भौना हो गया। हमारे साहिर लुधियानवी साहब ने तो कहा कि जिनके जुर्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में दया धर्म की बात करें वो बैठी सजी सभा में। उनका यह उद्गार, यह कथन जो ये पाप कर रही है बीजेपी कि इन देश के गद्दारों को, देश के लुटेरों के प्रवक्ताओं और नेताओं के द्वारा जो दहाड़ते हैं, जो इस तरह की जो मौका दे रही है, उनका एक कथन बहुत भौना हो गया है। तो ये इनके राष्ट्रवाद की असलियत है। तो हमने बताया कि इस जो कांग्रेस की स्थापना जब हुई 1885 में, इसने पहला जो काम किया हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने वाला या इस देश को बांटने वाला, तो 1909 में 1909 में अंग्रेजी सरकार ने एक इंडियन काउंसिल एक्ट लाया था, जिसमें कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए अलग मतदाता मंडल की व्यवस्था थी।
उसको कांग्रेस ने हूबहू वो स्वीकार कर लिया। इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को, जिसमें हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए अलग मतदाता मंडल मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी। तो उसको हूबहू मानने का मतलब था कि पाकिस्तान का बनना और देश का विभाजन दोनों की नींव इसने रख दिया इसी देश विरोधी कांग्रेस ने। और जरा देखिए अब ये देश और उसी में जिस वक्त जिसमें इसने मान्यता दी, अब उसने मान लिया और देश विभाजन पाकिस्तान बनने की नींव इसने रख दी। उसी अधिवेशन में ये शायद लखनऊ अधिवेशन में जो कि 1916 में हुआ था, उसमें कांग्रेसी जो है वो जिन्ना साहब, देखिए अब इसकी सच्चाई को जरा समझिए। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन में जो कि कांग्रेस के दो धड़े थे, गरम दल और नरम दल, जो कि अलग हो गए थे, तो वो आकर के मिले हैं 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो लखनऊ अधिवेशन में इस कांग्रेस ने जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को वो स्वीकार करके देश के विभाजन और पाकिस्तान बनने दोनों की नींव रख दिया। और साथ ही साथ जो है ये कांग्रेस वाले जो है जिन्ना साहब की पीठ थपथपा रहे थे कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं। तो इस तथ्य को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से आत्मसात करें कि 1916 में जहां एक और कांग्रेस खुद देश बांटने का और पाकिस्तान बनने का नींव डाल रही है, और वही कांग्रेस जो है जिन्ना साहब की पीठ थपथपा रही है कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं। और वही कांग्रेस जिसने देश बांटने का प्रस्ताव पास किया 1947 में, वही कांग्रेस वो जिन्ना साहब को जो यानी देश विभाजन का इल्जाम भी यानी उनके ऊपर थोपती है। तो कितनी बड़ी शातिर है ये कांग्रेस। और उसी कांग्रेस का ये समर्थन माने देश विभाजन के इल्जाम जो है, जो कि कांग्रेस ने खुद देश को बांटा और नींव रखा उसने 1916 में। इस यथार्थ को जानते हुए भी ये बीजेपी जो है वो कांग्रेस के साथ ही खड़ी हुई दिखाई देती है कि इसका इल्जाम जिन्ना साहब के ऊपर मरने में ये कांग्रेस के साथ ही जो है दिखाई देती है बीजेपी। और मैंने देखा कि जो है किस तरह से ये सब वो चर्चा करवाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो बहुत बेवकूफ किस्म का है। और हम क्या बताएं, असदुद्दीन ओवैसी को वो अंजना ओम कश्यप आतंक वाली कह रहे थे कि आप में जिन्ना है। यानी किस तरह से झूठ को ये सब जो है पेश करते रहते हैं और सत्य को सच्चाई को दबाते रहते हैं ये टीवी चैनल वाले। तो आज तक जो है ये देश बांटने का जो ठीकरा है या इल्जाम है जिन्ना साहब के मत्थे मरने का, आज तक वो साजिश चल रही है। जबकि यथार्थ यह है कि यानी देश विभाजन का और पाकिस्तान बनने की नींव जो है इस कांग्रेस ने 1916 में ही वो रख दी थी। और उस समय इसी कांग्रेस ने जिन्ना साहब की पीठ थपथपाई थी कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं। और वही कांग्रेस 1947 में प्रस्ताव पास करके देश को बांट दिया और फिर उसी का इल्जाम जो है जिन्ना साहब के मत्थे मढ़ा। और इस साजिश में बीजेपी कांग्रेस के साथ है। तो किस प्रकार ये इनका राष्ट्रवाद है बीजेपी वालों का।
कि देश के बांटने वालों का हमेशा साथ देते हैं। और ये बीजेपी को मालूम है कि इस कांग्रेस से बढ़ करके देश को तोड़ने वाली कोई शक्ति है ही नहीं। उसी का राहुल गांधी एक झूठा दम भरने के लिए भारत जोड़ो यात्रा करता है, और सारी सुविधाएं जो है ये बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार, मोदी महोदय, बीजेपी वाले उसको सारी सुविधा, वो कंटेनर में जो है 5 स्टार की सुविधा वाला। तो और जो विरोध भी करते हैं, देखिए उस भारत जोड़ो यात्रा का विरोध सब कैसे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों ने कभी नहीं कहा कि भाई ये देश को तोड़ने वाले हैं, इन्होंने देश को तोड़ा है, भारत विभाजन करवाया है। भारत विभाजन, देखिए हमारे देश के लोगों ने आज़ादी लेने के लिए अपनी कुर्बानी दी। अंग्रेज जब चले गए तो सत्ता हथियाने के लिए सिर्फ नेहरू को ही सत्ता मिले, इसी साजिश में देश ही बांट दिया। 25 से 30 लाख लोगों को मरवा भी दिया। 3 करोड़ से ऊपर लोगों के घर भी उजाड़ दिए। तब भी बीजेपी वाले इस कांग्रेस को इसका जिम्मेदार नहीं मानते। फिर भाई जिन्ना की जरूरत इन सबों ने पैदा किया, उसी के समर्थन में ये बीजेपी वाले जो है खड़े दिखाई देते हैं, और यही इनके राष्ट्रवाद का असलियत है। और इसके आगे हम और अभी बताया जाएगा। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस बात को भी महसूस करने लगे हैं कि इनका जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बहुत वो जो है ढिढोरा पीटते हैं। इनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के तहत जो है हमारे देश में जो है माने जो भारतीय संस्कृति के मूल में, जड़ में है नारी सम्मान का किस तरह से उसके धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सरेआम। विज्ञापन के द्वारा, ग्लैमर की दुनिया के द्वारा, टेलीविजन की दुनिया के द्वारा, बॉलीवुड की दुनिया के द्वारा और फैशन उद्योग के द्वारा यह भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवादियों के तत्वाधान में चल रहा है। और ये उनकी असलियत है। ये उनके भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की असलियत है। तो ये मैंने कितनी छली कपटी है बीजेपी वाले, ये सभी को जानना जरूरी है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।